हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई मेन का एक और सवाल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। ये सवाल आया था 3 सितंबर के मॉर्निंग सिटिंग के पेपर में। आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose center lies on the line x plus y is equal to 2 in the first quadrant and which touches both the lines x is equal to 3 and y is equal to 2 is। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था जहां पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी थी। आइए देखते हैं सवाल को फिर से। सवाल क्या है? जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो आप देख सकते हैं, इट्स टॉकिंग अबाउट द सर्कल जिसकी सेंटर लाई करती है एक लाइन पे और उस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दूसरा इंफॉर्मेशन जो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि वो जो सेंटर है, उस सर्कल का जो सेंटर है वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी। तो दो इंफॉर्मेशन दी गई है सेंटर ऑफ द सर्कल के बारे में, एक कि वो एक लाइन पे लाई करता है और दूसरा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तीसरी इंफॉर्मेशन जो दी गई है कि दैट सर्कल टचेस बोथ द लाइन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। अब इन तीन इंफॉर्मेशन को यूज करके आपसे जो पूछा गया है, दे वांट यू टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की डायमीटर क्या होगी? आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो पहला इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? द सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 को पैरामेट्रिक फॉर्म में लूं तो x को मैं t मान सकता हूं, तो y बन जाएगा 2 माइनस टी। तो मैं कह सकता हूं द सेंटर इज गोइंग टू बी t कॉमा 2 माइनस टी वेयर t इज वेरिएबल। दूसरा इंफॉर्मेशन जो दे रखा है कि जो वो सर्कल है दैट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब कोई भी चीज जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है उसका एब्सिसा पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। तो मैं कह सकता हूं t वुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड 2 माइनस टी वुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। जब आप इस दोनों इक्वेशन को देखेंगे, t इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड 2 माइनस टी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इन दोनों को सॉल्व करके आप कह सकते हैं t वुड लाई बिटवीन 0 टू 2। तो हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली कि सेंटर है आपका t कॉमा 2 माइनस टी, और दूसरा इंफॉर्मेशन है वो जो t है कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि द सर्कल विच टचेस बोथ द लाइंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो आइए पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आपका कार्टेशियन प्लेन है, तो x इज इक्वल टू 3 आपको पता है ये एक पैरेलल लाइन होगा विथ y एक्सिस, और y इज इक्वल टू 2 इज गोइंग टू बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और ये 2 यूनिट अप होगा और ये 3 यूनिट राइट होगा। तो आप देख सकते हैं दिस इज हाउ दीज टू लाइंस आर गोइंग टू लुक लाइक। अब आपको ये पता है कि जो सर्कल है दैट इज टचिंग बोथ द लाइन। तो सर्कल कहाँ कहाँ पे हो सकता है? सर्कल यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। ये चार जगह हो सकता है क्योंकि सर्कल का सेंटर कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोई भी एक केस लेके अगर मैं ये वाला केस ले लूं तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये आपका सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा जो दोनों लाइन को टच कर रहा है, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। आपको पता है सेंटर इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेंटर क्या है? t कॉमा 2 माइनस टी, राइट। अब आप ये देख सकते हो t कॉमा 2 माइनस टी की जो दूरी है फ्रॉम लाइन x इज इक्वल टू 3 और इस सेंटर की लाइन जो y इज इक्वल टू 2, ये दोनों डिस्टेंस रेडियस होगी। तो मैं इस डिस्टेंस को अगर निकालना चाहूं तो क्या होगा? देख सकते हैं t 2 माइनस टी, अगर 3 से दूरी आप निकालोगे तो आप देख सकते हो इसका एब्सिसा 3 t है और इसका एब्सिसा 3 है। तो मैं कह सकता हूं मॉड t माइनस 3 इज गोइंग टू बी दिस लेंथ। क्या हो गया? ये मॉड 3 माइनस टी, राइट। ये 3 है, ये t है, तो आप कह सकते हैं दिस गोइंग टू बी मॉड 3 माइनस टी। सेम वे अगर मैं इस डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करूं तो y 2 है और ये 2 माइनस टी है, तो 2 माइनस टी इवेंचुअली विल टर्न आउट टू बी मॉड टी। तो मैं कह सकता हूं रेडियस इज मॉड टी, रेडियस इज मॉड 3 माइनस टी। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों इक्वल होगा। तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगा? आपके पास इक्वेशन आएगा मॉड 3 माइनस टी इज इक्वल टू मॉड टी विच इज इक्वल टू रेडियस। और टी की कंडीशन क्या है? टी इज लाइंग बिटवीन 0 to 2 बिकॉज द सेंटर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हमने ये इक्वेशन निकाल दिया था। अब इसको सॉल्व करेंगे, मॉड 3 माइनस टी इज इक्वल टू टी। आपको पता है मॉड को सॉल्व करने के लिए जो इंटरवल है 0 से 2, तो आपको पता है टी इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये मॉड आराम से ओपन हो जाएगा। और 3 माइनस टी अगेन वुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज टी लाइज बिटवीन 0 to 2। तो आप कह सकते हो कि मॉड मैं सीधे ओपन कर सकता हूं। तो मॉड सीधे ओपन हो जाएगा, 3 माइनस टी वुड बी इक्वल टू टी। अगर आप उसको टी उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? 2t इज इक्वल टू 3। अब 2t इज इक्वल टू 3 आ चुका है। आपका रेडियस क्या था? आपका रेडियस t था। तो आप कह सकते हो आपकी डायमीटर क्या होगी? 2t। तो आप कह सकते हो योर डायमीटर इज 3। तो आइए देखते हैं। द आंसर इज न्यूमेरिकल बेस्ड, तो यू जस्ट हैव टू फीड 3 एज द आंसर। आइए एक और सवाल देखते हैं जो आईआईटी जेईई मेन में आया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये सवाल आया था 3 सितंबर के मॉर्निंग सिटिंग में। आइए देखते हैं सवाल क्या है।
Let P be a point on the parabola y square is equal to 12x and n be the foot of the perpendicular drawn from P on the axis of the parabola. A line is now drawn from through the midpoint of M of Pn parallel to its axis which meets the parabola at Q. If the y-intercept of the line NQ is 4 by 3, then option A MQ equals 1 by 3, option B MQ equals 1 by 4, option C Pn equals 3, option D Pn is equal to 4. As you can see, a lot of information is there in the question. So what is the drill? We need to extract each information step by step. तो आइए देखते हैं सबसे पहला information क्या है. सबसे पहला information है let P be a point on the parabola y square is equal to 12x. तो मतलब आपको एक P point दिया है जो parabola पे लाई किया है और equation of parabola दे रखा है. दूसरा जो इन स्टेटमेंट है देखिए क्या है, n बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम p ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. मतलब p पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो एक्सिस ऑफ द पैराबोला पे और फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, n पॉइंट. तीसरा इंफॉर्मेशन जो है कि अ लाइन इज नाउ ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट m ऑफ pn. वो जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है pn, उसका जो मिड पॉइंट है m, वहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो which is parallel to its axis. मतलब पैराबोला के एक्सिस से वो लाइन पैरेलल है and meets the parabola. The same line मिड पॉइंट जो m से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, that is going to meet the parabola at point q. If the y-intercept of the line nq, आपके पास n पॉइंट है, q पॉइंट है, nq से आप एक लाइन पास कर रहे हो जिसका y-intercept क्या दे रखा है, जिसका y-intercept दे रखा है 4 by 3. So the last information is if the y-intercept of the line NQ is 4 by 3, then ऑप्शंस पे अगर आप देखो तो देखोगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में MQ का लेंथ दे रखा है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में PN का लेंथ दे रखा है. तो कहीं ना कहीं आपको इस सवाल में दो इंफॉर्मेशन सॉल्व करने हैं कि MQ का लेंथ क्या होगा और PN का लेंथ क्या होगा, और उसके बाद यू हैव टू चूज द राइट आंसर. जैसा कि आप देख सकते हो सवाल लंबा है तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन लिखा है उसके थ्रू, और सवाल आप देखोगे बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा. तो आप देख सकते हो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें ग्राफ ड्रॉ कर लेना चाहिए. ये स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, तो हम कह सकते हैं द पैराबोला वुड लुक लाइक समथिंग दिस. अब मुझे इस पे एक पॉइंट लेना है. अब पॉइंट लेने के लिए मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करना चाहिए. आपको पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, 80 स्क्वायर कॉमा 280. तो इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे a की वैल्यू आप साफ देख सकते हो 3 है, तो आप कह सकते हो 3t स्क्वायर कॉमा 60. तो आपका जो पॉइंट P है वो क्या आया, 3t स्क्वायर कॉमा 60. नाउ विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन. इस P पॉइंट से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, n. तो आप कह सकते हो दिस इज गोइंग टू बी Pn. अब ये जो लाइन Pn है इसका n का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंस इट इज परपेंडिकुलर तो 3t स्क्वायर इन दोनों का एब्सिसा सेम होगा एंड इट इज ऑन द एक्सिस, तो क्या होगा 0. तो आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ n इज गोइंग टू बी 3t स्क्वायर कॉमा 0. नाउ अब क्या करना है, p और n का मिड पॉइंट निकालना है. p और n का मिड पॉइंट m होगा, आप देख सकते हो 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर का मिड पॉइंट 3t स्क्वायर ही होगा, 60 और 0 का मिड पॉइंट 3t होगा. तो आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ m इज 3t स्क्वायर कॉमा 3t. अब आपको m से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है विथ पैरेलल टू एक्सिस. तो आपने देखा m का कोऑर्डिनेट आ गया 3t स्क्वायर कॉमा 3t, और जब आप m से पैरेलल ड्रॉ करोगे तो वो जो लाइन है वो पैराबोला को कहां पे कट कर रहा है, q पे. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ q. तो आप देख सकते हो दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो इस दोनों का एब्सिसा, इन दोनों का ऑर्डिनेट सेम होगा. तो आप कह सकते हो अगर इसका ऑर्डिनेट 3t है तो इसका भी ऑर्डिनेट 3t होगा. नाउ पॉइंट q इज लाइंग ऑन द पैराबोला व्हिच मींस q विल सैटिस्फाई द इक्वेशन. तो आप कह सकते हो मैं y के बदले 3t डाल देता हूं तो ये बन जाएगा 90 स्क्वायर. 90 स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, तो x क्या हो जाएगा 90 स्क्वायर अपॉन 12 दैट इज 3t स्क्वायर अपॉन 4. तो आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ q इज 3t स्क्वायर अपॉन 4 कॉमा 3t. तो आपने ये जो 4 पॉइंट्स है इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं. अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वो है कि जो इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन NQ इज 4 by 3. तो आप NQ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये जो वायलेट लाइन है आप उसे कह सकते हो, और आप देख सकते हो ये जो y इंटरसेप्ट है दैट इज गोइंग टू बी 4 by 3. तो ये r पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 कॉमा 4 by 3. अब देखते हैं हमें निकालना क्या था. आपको पता है आपको निकालना है MQ और PN. तो देखते हैं, अगर मैं बोलूं PN का लेंथ, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज PN, तो आप देख सकते हो 60 और 0, तो इस PN का लेंथ क्या हो जाएगा 60. अगर मैं आपसे पूछूं MQ का लेंथ, तो आप कह सकते हो इसका एब्सिसा 3t स्क्वायर है और इसका एब्सिसा 3t स्क्वायर अपॉन 4 है. तो 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर अपॉन 4 क्या होता है,
15 3 minus 3 by 4 that is going to be 90 square by 4. तो आप कह सकते हो this length is going to be 90 square by 4t. तो आप देख सकते हो MQ क्या निकल के आया 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर बाई 4 और PN क्या निकल के आया 60. तो आपने ये दोनों लेंथ t के टर्म्स में निकाल दी है. तो आप कह सकते हो MQ is 90 स्क्वायर बाई 4 और PN is 60. अब मुझे NQ का इक्वेशन निकालना है. अब क्यों निकालना है? क्योंकि मुझे पता है y इंटरसेप्ट 4/3 है. तो क्या मैं t के टर्म्स में इक्वेशन निकाल के t की वैल्यू निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं. तो मेरे पास पॉइंट क्या है 3t स्क्वायर कॉमा 0 और 3t स्क्वायर अपॉन 4 कॉमा 3t. अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो आपको पता है 2 पॉइंट्स दे रखा है तो वी कैन अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म. तो 2 पॉइंट फॉर्म आप जैसे अप्लाई करोगे आप कह सकते हो y माइनस 0, ये पॉइंट आप ले लो, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 3t स्क्वायर, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2. तो आप कह सकते हो 3t माइनस 0 अपॉन 3t स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3t स्क्वायर. अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ y इंटरसेप्ट चाहिए. क्या चाहिए? y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना होता है? आपको x की वैल्यू 0 डालनी होती है. x की वैल्यू जैसे 0 डालोगे y t के टर्म्स में आ जाएगा. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस इक्वेशन में मैं सीधे x इज इक्वल टू 0 डाल दूंगा. तो ये जो 0 है यहाँ x के बदले क्या आ जाएगा 0 माइनस 3t स्क्वायर. तो जैसे ही इसको आप सॉल्व कर दोगे क्या करोगे 3t अपॉन माइनस 9t स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 3t स्क्वायर. इन दोनों को सॉल्व करके व्हाट यू विल गेट योर y इंटरसेप्ट एज 4t. सब कट्टम कुट्टम हो जाएगा, यू विल ओनली गेट 4t. और आपको ऑलरेडी पता है कि y इंटरसेप्ट क्या है 4/3. तो 4t इक्वल्स 4/3. तो t की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 1/3. अभी आंसर नहीं आया, अभी हमने t की वैल्यू निकाली है. आपको क्या निकालना था MQ और PN. आपने ऑलरेडी MQ लिख रखा है 90 स्क्वायर अपॉन 4 और PN लिख रखा है 60. तो अगर आप 1/3 फ्यूज कर दोगे, अगर आप 1/3 फ्यूज कर दोगे तो MQ क्या आ जाएगा 9 इंटू 1/3 स्क्वायर अपॉन 4 विच इज गोइंग टू बी 1/4. और यहाँ पे PN में फ्यूज करोगे तो क्या आ जाएगा 2. तो आपके पास MQ आ गया है 1/4 और PN आ गया है 2. राइट. जैसे ही आपके पास ये दोनों आ गया है आप अपने ऑप्शंस में जाओगे. आपको पता है कि MQ is 1/4, option B looks correct, MQ A is wrong, C is also wrong, D is also wrong. So you can say option B is the right answer. आइए एक और सवाल देखते हैं जो IIT JEE मेन का है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है. ये सवाल आया था सितंबर 3 के मॉर्निंग सिटिंग में. आइए देखते हैं सवाल क्या है. A hyperbola having the transverse axis of length √2 has the same foci as that of ellipse 3x square plus 4y square equals 12. Then this hyperbola does not pass through which of the following points? Option A 1 comma minus 1 by √2. Option B √3 upon √2 comma 1 upon √2. Option C minus √3 upon √2 comma 1 and option D 1 upon √2 comma 0. As you know the drill, we need to read the question properly so that we can extract all the relevant information. तो पहला इंफॉर्मेशन देखिए क्या है. आपको एक पैराबोला दिया है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दे रखी है. आपको पैराबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या दे रखी है √2. दूसरा इंफॉर्मेशन दे रखा है द फोकाई ऑफ द सेम पैराबोला, द सेम हाइपरबोला इज सेम एज दैट द फोकाई ऑफ दिस एलिप्स. आपको एक दूसरा एलिप्स दे रखा है जिसकी फोकाई इज सेम एज द फोकाई ऑफ द रिक्वायर्ड हाइपरबोला. तीसरा इंफॉर्मेशन है देन दिस हाइपरबोला डज नॉट पास थ्रू. मतलब कहीं ना कहीं ये चारों जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से आपको बताना है विच ऑफ द 4 डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट. तो कहीं ना कहीं सवाल में आपको चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा. किस चीज के साथ? आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना होगा. तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है आपको निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. अगर हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकाल देंगे तो वी वुड बी एबल टू डू इट. तो जो पहला इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो हाइपरबोला के बारे में दे रखा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ √2 है और फोकाई सेम है एलिप्स के. तो देखते हैं वो एलिप्स क्या है. अगर आप देखोगे तो एलिप्स का इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12. मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 12 से दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा. यू विल गेट समथिंग लाइक x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स 1. ये एकदम स्पेशल स्टैंडर्ड केस है एलिप्स का. अब मुझे इसकी फोकाई निकालनी है. इसकी फोकाई निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी. एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं एलिप्स के लिए, दैट इज
अगर आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड एलिप्स दिया जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो आप सेम एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन 1 में। तो आप कह सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3 बाई 4, बिकॉज बी स्क्वायर आपका 3 है, ए स्क्वायर आपका 4 है, तो 1 माइनस 3 बाई 4 क्या होता है 1 by 4। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 by 4? दैट इज गोइंग टू बी हाफ। तो आपने जैसे एक्सेंट्रिसिटी निकाल दी है एलिप्स की, तो आपको क्या चाहिए होगा, अब आपको इसकी फोकाई निकालनी होगी। फोकाई क्या होती है, किसी भी स्टैंडर्ड एलिप्स की फोकाई होती है ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये दे रखा है इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ए की वैल्यू आप देख सकते हो, इफ ए स्क्वायर इज 4 तो ए की वैल्यू आप कह सकते हो 2, ई आपको हाफ है तो आप ए की वैल्यू कह सकते हो 1 कॉमा 0 एंड माइनस 1 कॉमा 0। नाउ दिस फोकाई इज एग्जैक्टली दिस फोकाई ऑफ द हाइपरबोला व्हिच इज रिक्वायर्ड। तो आप कह सकते हो a hyperbola having the transverse axis of length root 2 has the same foci। तो फोकाई देखिए क्या है हाइपरबोला का, माइनस 1 कॉमा 0 और 1 कॉमा 0। सेकेंड है, अगर फोकाई ऑफ हाइपरबोला की फॉर्मूला देखनी है कि हाउ टू फाइंड द फोकाई ऑफ हाइपरबोला, तो आपको पता है दैट इज ऑल्सो ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0। तो आप कह सकते हो कि ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0 इज एक्चुअली इक्वल टू 1 कॉमा 0 एंड माइनस 1 कॉमा 0। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ए इज 1। इससे क्या पता चलता है, ए इज 1। आपको निकालना क्या है, हाइपरबोला निकालना इक्वेशन जिसमें आपको ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। ए आ गया है 1। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लेंथ, दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपको दे रखी है क्या, कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला इज √2। ये इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो आप कह सकते हो किसी भी स्टैंडर्ड हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, आपको पता है हाइपरबोला जब भी आप ड्रॉ करोगे तो एक एक्सिस होता है ट्रांसवर्स एक्सिस और दूसरा होता है कॉन्जुगेट एक्सिस। जो अगर स्टैंडर्ड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की बात करूं, तो ट्रांसवर्स एक्सिस बेसिकली एक्स एक्सिस पे जो कट करता है दैट इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस विच इज ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0। तो उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है 2a होती है। तो आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा 2a। आपको ऑलरेडी दे रखा है कि 2a इज इक्वल टू √2 बिकॉज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज √2। तो आप a की वैल्यू क्या निकाल सकते हो 1 बाई √2। आपने a की वैल्यू 1 निकाल ली थी, a की वैल्यू आ गई 1 बाई √2। तो a 1 बाई √2 है, a ही 1 है, तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज करके एक्सेंट्रिसिटी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मुझे पता चला एक्सेंट्रिसिटी √2 है। आपको पता है हाइपरबोला की, कौन सी हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी √2 होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आप डायरेक्ट, अगर आपको पता है तो आप ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो कि b इज ऑल्सो गोइंग टू बी √2। लेट से अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन अप्लाई द बेसिक थिंग कि अगर आपको स्टैंडर्ड हाइपरबोला है जिसका a और e आपको मिल चुका है, तो आपको पता है a e और b के बीच में एक रिश्ता होता है, दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। आप उस रिश्ते से b स्क्वायर निकाल सकते हो। b की a वैल्यू आपको पता है 1 बाई √2 है, तो इसका स्क्वायर 1 बाई 2 हो जाएगा, e स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस 2। तो आपके पास a स्क्वायर 1 बाई 2 आ गया और b स्क्वायर 1 बाई 2 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय हाफ माइनस वाई स्क्वायर बाय हाफ इक्वल्स 1। जैसा कि मैंने आपको कहा था, इट इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिकॉज द एक्सेंट्रिसिटी इज √2। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर। अब ऑप्शंस में क्या है, आपको पता है कि 4 ऑप्शंस है और आपको सारों ऑप्शंस में फ्यूज करके देखना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन ए डालोगे 1 और माइनस 1 बाई √2 और क्वेश्चन में है डज नॉट, तो मतलब कौन से वन ऑफ द 4 ऑप्शंस इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो अगर आप इसको फीड इन करोगे, 1 के बदले यहाँ पे 1 आएगा तो ये हो जाएगा हाफ, और माइनस 1 बाई √2 यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा 1 बाई 4 अपॉन हाफ। इवेंचुअली दैट विल सेटिस्फाई, सो ए विल नॉट बी द राइट आंसर। बी आप देखोगे तो बी देखोगे, बी सेटिस्फाई नहीं करेगा, बी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर डालोगे तो ये 3/2 बन जाएगा, ये इवेंचुअली 3 बन जाएगा और ये इवेंचुअली 1 बन जाएगा। 3 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज 3 माइनस 1 इज 2। तो ऑप्शन बी इज समथिंग विच इज नॉट सेटिस्फाइंग, विच विल नॉट बी द पार्ट ऑफ हाइपरबोला। एट द सेम टाइम आप एक बार और क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इन दोनों में आप देखोगे ये दोनों आपकी सेटिस्फाई करेगा। आइए एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल देखते हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सॉल्यूशन भेजेंगे, उससे पहले आपको सॉल्व करना होगा। सवाल देखिए क्या है, सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था सितंबर 3 के इवनिंग सेशन में। देखते हैं सवाल क्या है। Let the latest rectum of the parabola y square is equal to 4x be the common chord to the circles C1 and C2, each of them having radius 2√5. Then the distance between the centers of the circles C1 and C2 is option A 4√5, option B 8√5,
ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने हैं, सारे इंफॉर्मेशन लिखने हैं, एग्जैक्टली क्या पूछा गया वो करना है और शांत दिमाग से आपको सॉल्व करना है. इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी क्वेश्चन. ओके बच्चों, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल बी डिस्कसिंग दिस सॉल्यूशन.